हमारे बीच में डॉक्टर अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरीके से दलित साहित्य की बात की जा रही है, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके का प्रोग्राम रखा है? सर, ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो थर्ड दलित लिटरेचर फेस्टिवल, इस प्रोग्राम में क्योंकि हमारे पहले दो फेस्टिवल पहले करोड़ीमल कॉलेज के अंदर कॉलेज में हो चुके हैं। अब ये तीसरा जो दलित लिटरेचर है फेस्टिवल है, ये 3 और 4 फेब को आर्यभट्ट कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है सर, 3 4 फरवरी, हाँ 3-4 फरवरी को सर जी। और इसका जो उद्देश्य ये है कि इस कोरोना के बाद भी उस जो एक त्रासदी थी, हाँ, उस त्रासदी के बाद जो एक नई दुनिया बनी है और जो हमारे जीवंत मुद्दे जो कि सदियों से रहे हैं, लेकिन जिनको ना तो कोई वाणी दी गई, ना ही उनके लिए किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था होने दी गई। तो हम चाहते हैं कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ऐसे समुदायों की वहाँ पर बातचीत होगी, उनके सुख दुख की बातचीत होगी और वहाँ पर हमारा जो पूरा बौद्धिक वर्ग बैठेगा, जो लेखक है। डॉक्टर अशोक जी, मैं आपको रोकने की जिस तरीके से सर और साहित्य की हम बात कर रहे हैं, वो दिन पर दिन उभरता जा रहा है। नहीं लगता कि कुछ सालों के अंदर जो दलित साहित्य है वो छुपता जा रहा है, वो छुपता जा रहा है, वो छुपता जा रहा है? देखिए, जो दलित साहित्य इफेक्ट है, उसको जितने उसके लिए संसाधन और जिस प्रकार की जिस मानसिकता की हम समाज में रहते हैं, तो हमें ऐसा आभास होता है कि वो एक्सपोजर या वो फैलाव नहीं इस दलित साहित्य को मिल पा रहा है। लेकिन मैं दलित साहित्य मतलब हिंदी का जो दलित साहित्य है, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं कि ये एक ऐसी रोशनी है धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है। और मैं नहीं कहूँ जो मुख्य धारा का साहित्य है कि उसके बरक्स ये अभी पूरी तरह इतनी व्यापक हो चुकी है, लेकिन ये अपने उस क्रम की, उस दिशा की ओर उन्मुख है। तो मैं इसे बड़े सकारात्मक और बड़े ऐसे आशावादी दृष्टिकोण से देखता हूँ। सर, आप ये फेस्टिवल भी उसी का परिणाम है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकते हुए, सर डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, जब कभी कोई बात उभर के आती है और जो बात आगे बढ़ती है, तो एक प्रोफेसरों के अंदर एक अभिलाषा पैदा हो जाती है कि मैं साहित्य में रह के मैं एक राजनीति मंच संभालूं और राजनीति में जाऊं। क्योंकि मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा है कि जो लोग दलित साहित्य पे काम करते थे, दलितों के लिए काम करते थे, अब वो राजनीति की पूछ पकड़ ली है। देखिए, आपकी जो बात है वो कह सकते हैं आधुनिक समाज में होता क्या है कि साहित्य, मुझे लगता है वो राजनीति का ही एक अंग है। जी, साहित्य भी अपने आप में राजनीति का एक अंग है। हाँ, तो जब जिस समाज में साहित्य के द्वारा मनुष्य को, उस वर्ग के लोगों को अपनी बात की, अपने दुख की अभिव्यक्त करने की जब उसे स्वतंत्रता मिलती है, उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो अपनी उसी आकांक्षा को लेके आगे बढ़ता है। तो उसके लिए लगता है कि सबसे बड़ा जो मंच हो सकता है वो राजनीति हो सकती है। जी, तो ये उसकी सहज इच्छा है और मेरे ख्याल से उसको उस तरह बढ़ना चाहिए, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। सर, देखा गया है कि काफ़ी सारे मंच हैं दलितों के नाम से, बैकवर्ड के नाम से, और मैं सीधी कह दूं कि जितने भी मंच हैं बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, कोई समाज की बात नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा दुखद पहलू है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश का, उसने तो बल्कि ऐसे संसाधन और ऐसे अवसर मुहैया करा दिए हैं कि उस लोकतंत्र को भी लोग अपने तरीके से व्याख्यायित करने लगे। जी, और उसी कारण से बाबा साहब ने जो संवैधानिक स्थितियाँ समाज की गैर बराबरी को दूर करने के लिए दी, लोग उनको अपने तरीके से परिभाषित कर फिर से कहीं ना कहीं उसी गैर बराबरी को बनाने के लिए फिर से उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बात का उन्हें कहीं आभास नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये हो रहा है दिन पर दिन। सर, वो शिक्षा महंगी होती जा रही है और लोगों को शिक्षा नहीं मिलती है, और आप लोग कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपका इसमें काफ़ी मतलब आंदोलन भी रहे हैं, और आंदोलन के चलते फिर शिक्षा जो है एक राजनीति तौर पे वहीं आ जाती है, राजनीति तौर पे महंगी की जा रही है। अगर किसी की कमर तोड़नी है, उसकी शिक्षा छीन लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर, ऐसा है कि बाबा साहब ने तो यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो वही हमारा, मैंने देखा कि हम लोग का मुख्य संसाधन वही है, जो रिसोर्स है हमारे पास शिक्षा ही है, जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे। और बाबा साहब भी पहुँचे थे। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि जो शिक्षा है उसको सुरक्षित रखो, उसको अपने हाथ में रखो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रतिरोधी विचारधारा का हम जिसके विपक्ष में हम खड़े हैं,
वो इस बात को लगता है बखूबी समझ गए हैं कि जो शिक्षा नाम का जो प्राकृतिक संसाधन है वो किसी तरह चाहे संवैधानिक दृष्टि से किसी भी दृष्टि से छीन लिया जाए, ठीक है। और वो इस दिशा में जो काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो विचारधारा उसका मूल बिंदु है वो संघर्ष ही है। तो अगर हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को उस खतरे का आभास करा सकते हैं कि शिक्षा से हमें मुख नहीं मोड़ना है, और शिक्षा एक प्रकार से हमें अज्ञानता से, जो सदियों का अज्ञानता हमारे भीतर थी कि हम गुलाम हैं, हम अछूता, तो वही काम तो शिक्षा देगी। और मेरे ख्याल से रोजगार वाली बात हो रही है और चीज़ें हो रही है, लेकिन मुझे लगता सर एक आप प्रोफेसर हैं और डॉक्टरेट करके आपने, सर हम शिक्षा की जो जननी हैं सरस्वती को हम इंडिया में पूजते हैं, लेकिन जापान और ये विदेशों में मिलती है। लक्ष्मी को हम इंडिया में पूजते हैं लेकिन विदेशों में मिलती है। सर इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूमंडलीकरण का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। 93 के बाद में पूरी भारत में, पूरी दुनिया में जो बदलाव आया जी कि पूंजी ने अर्थव्यवस्थाओं की सारी सीमाएं, सारी दीवारें तोड़ दी, तो ये आप कह सकती हैं वो विचारधारा जो कि समाज में गैर बराबरी को फैलाती है, वो उन लोगों के साथ उनके चहेतों के साथ वो वहाँ तक गई है, ट्रैवल करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आपने कि जो आधुनिकता का जो मूल विचार बिंदु है वो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है। और जो ह्यूमनिज्म है वो भाषा की, लिंग की, देश की, रंग की, जाति की सभी सीमाओं को तोड़ने का काम करता है। तो ये कितने भी छोटे छोटे भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन जब भी बड़े मुद्दे की बात आई, जैसे कोरोना, आप देखिए बहुत बड़ी ये त्रासदी थी, ये आपदा थी, लेकिन इस आपदा ने हर किस्म के मंदिर के, हर किस्म की आध्यात्मिकता के उसका जो सतहीपन था, उसका जो हल्कापन था वो जाहिर कर दिया। तो इसीलिए हम कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि जो बाबा साहब ने जो विचार दिया वो विचार वही था समतावादी विचार, वह जो विचार हमारे देश से खो चुका था। और वो विचार एक बार उसकी जो एक रोशनी का हमें आभास हो जाए तो हम अज्ञानता के अंधकार में। अशोक जी, चलते चलते जिस तरीके से आप बाबा साहब की बार बार नाम ले रहे हैं, और इस समय वर्तमान में जो लोग हैं वो बाबा साहब को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को मिटने नहीं देने की कसम खाते हैं। देखिए सर, ऐसा कि बाबा साहब ने वास्तव में वो एक समृद्धि का जीवन जी सकते थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, वकील थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि उस संघर्ष के रास्ते को अपनाकर ही वो समाज जो उस ज्ञान की रोशनी तक, समृद्धि की रोशनी तक, जिसने कभी दर्शन तक नहीं किया है, उसको मुझे केवल एक आभास मात्र कराना है, उसको मुझे एहसास कराना है। एक बार जिस प्यासे को थोड़े से पानी के दर्शन करा दिए जाएँ तो तड़प उसके भीतर होती है। वो जो तड़प है उन्होंने अपने उन किताबों के माध्यम से, उन शिक्षाओं के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है संविधान में काम करके उन्होंने खुला खेल फर्रुखाबादी कर दिया है। खुला खेल फर्रुखाबादी, बिल्कुल, कि अब ये समाज ऐसा है, इसके लिए आप संघर्ष कर सकते हो, करो, और जो ताकतें वो आपके खिलाफ है, देखिए आप किस प्रकार से क्या करते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाइए। ये हमारा। आप थे डॉक्टर अशोक जी ने बहुत अच्छी बात करी, बाबा साहब के बारे में भी करी और साहित्य के बारे में भी करी, और जिस तरह की प्रकृति आजकल चल रही है, आधुनिकीकरण की भी बात करी, तो इन सब को लेकर हमारी एक विशेष वार्ता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।